नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर बूढ़ी अम्मा अब इन चारों को ही ये कहानी बताती है कि किस तरह से पीरामल रियासत की स्थापना हुई थी, कैसे इसे आगे बढ़ाया गया था और इसका किंग कौन था। क्योंकि अब वो यहाँ पर बताती हैं कि जब उन्होंने यहाँ पर आकर एक गुरुकुल को बनाया था तो यहाँ पर सिकंदर पीरामल और उसका भाई ये दोनों भी वहाँ पर आए थे और साथ के साथ बलबीर और सुखवीर सर भी वहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर जो राजेश्वर था वो हमेशा से ही गुरुदेव का बहुत ही प्यारा था, इसलिए उसे लगता था कि आज वो उसे ही शागिर्द बना देंगे। लेकिन उसे हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने शागिर्द मिस्टर किंग को बनाया, क्योंकि ये शायद सिकंदर ही था उसका भाई। लेकिन जब उसका भाई इतने सालों के बाद शागिर्द बनकर आया तो उसके चेहरे पर एक नकाब था। किसी ने भी नहीं जाना था कि वो सिकंदर है। इधर उसकी जैसे ही वो इधर आगे बढ़ता है तो किंग अपने कदमों को आगे बढ़ाते जा रहे थे तो उनकी पर्सनैलिटी को देखकर तो अब सभी इम्प्रेस हो रहे थे, क्योंकि सच में इस पर्सनैलिटी का ऑरा तो कुछ अलग ही था। कुछ देर तक तो अब यहाँ पर ग्राउंड में सन्नाटा था, क्योंकि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि यहाँ पर तो एकदम से ही तख्ता पलट हो गया था। अब तक तो सब जिस राजेश्वर के बारे में ही सोच रहे थे कि वही गुरुदेव का अगला शागिर्द होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। ये सब देखकर तो खुद गुरुदेव ताली बजाने लगते हैं। इस आवाज को सुनकर तो अब सारे के सारे स्टूडेंट भी अब अपने गुरुदेव के साथ ताली बजाने लगते हैं। सभी के मन में अभी एक ही सवाल था कि आखिर ये मास्क के पीछे वाला आदमी कौन है। इधर बलबीर सर और सुखवीर सर अब अपने गुरु से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस फाइटिंग अच्छी तरह से सीख ली थी, इसलिए अब उन्हें ये भी पता चल गया था कि गुरुदेव ने अपना शागिर्द भी किसी को चुन लिया है। तो अभी उन दोनों का यहाँ पर रहने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए अब उन्होंने यहाँ से जाना ही सही समझा। और वैसे भी उन्हें ये तो अच्छी तरह से पता ही था कि वो अपने गुरुदेव के अगले शागिर्द नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लगता था कि राजेश्वर ही उनका अगला शागिर्द होगा। इसलिए वो यहाँ से विदा लेते हैं। तो वहीं वांगापाटू वो भी अब अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुजी, मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए, मैं और भी आगे अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ और साथ के साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो काम करना चाहता हूँ मैं उसमें सफल भी हूँ। इधर वांगापाटू की ये बात सुनते ही अब गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें अगर आगे कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मिस्टर किंग की हेल्प ले सकते हो। वो कभी भी तुम्हें मना नहीं करेंगे। अपने गुरुदेव की इस बात पर वांगापाटू कहते हैं, जरूर गुरुदेव, मैं ये काम करूँगा, क्योंकि अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं बेझिझक इनसे हेल्प मांग लूँगा। इस आश्रम में अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बिताकर वो सभी अभी अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, और अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अब आश्रम से विदा ले लेते हैं। तो वहीं आज गुरुदेव कहते हैं, आज मैं अकेले ही अनंता के घर खाना खाने जाऊंगा। ये कहते हुए ही वो वहां से जाने लगते हैं। और यहाँ पर अब राजेश्वर अपने मन ही मन में अपना गुस्सा दबाए हुए था, क्योंकि आज उस ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने उसका कुछ बहुत ही कीमती छीन लिया हो, और जिसके लिए उसे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन वो यहाँ पर अब किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था। इधर दूसरी तरफ अनंता अपने घर में रंगोली बना रही थी।
जब अनंता यहाँ पर रंगोली बनाने में बिजी थी तो तभी अचानक से उसे किसी के कदमों के आने की आहट सुनाई देती है। जैसे ही अब वो अपनी रंगोली से अपना ध्यान हटाकर सामने की तरफ देखती है तो उसे अपने पापा दिखाई देते हैं। आज अपने पापा को खुद यहाँ पर आता हुआ देखकर उसके चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है और अब वो जल्दी से वहाँ पर पास रखे हुए पानी से अब अपने हाथ को धोती है और अब वो अंदर चली जाती है। तो वहीं इधर ये गुरुदेव भी वहाँ अंदर आ जाते हैं। इधर अनंता उनके सामने पानी और गुड़ लेकर आती है और अब वो अपने पापा से कहती है आज खाना यहीं खा कर जाना। अब अपनी बेटी की इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं मैंने मना नहीं किया है, अब तो मैं रोज यहीं पर ही खाऊंगा। गुरुदेव की इस बात पर अब अनंता कहती है आपने किसे अपना शागिर्द बनाया है? मुझे तो लगता था कि आप वो राजेश्वर पीरामल को ही अपना शागिर्द बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो हमेशा से आपके पास रहता था मुझे तो उससे वही लगता था, लेकिन आपने तो देखो ना किसी और अजनबी को ही अपना शागिर्द बना दिया। क्या जिसने आपको शागिर्द बनाया, क्या आपने जिसको शागिर्द बनाया है क्या वो इसके कैपेबल भी है या नहीं? अनंता की ये बात सुनते ही अब गुरुदेव दरवाजे को बंद कर देते हैं और वो अब कहते हैं वो कोई अजनबी नहीं है अनंता, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद सिकंदर ही है। जो अरे वो सिकंदर जिसे मैं इतने सालों पहले अपने साथ कहीं लेकर गया था और जिसे मैं हमेशा से ही पनिशमेंट भी देता था। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये बात कही तो अनंता ये सुनते ही तो अनंता के हाथ में जो मिट्टी का जग था जिसमें वो पानी भर कर लाई थी वो अचानक से ही उसके हाथ से छूटकर वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे अभी भी अपने पापा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इसलिए यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पापा तो हमेशा से ही सिकंदर को पनिशमेंट देते थे, तो फिर भला उनका मन ऐसे कैसे बदल सकता है कि उन्होंने उसी सिकंदर को ही अपना शागिर्द बना लिया। और अब वो हैरानी से ही कहती है आप उसी सिकंदर की ही बात कर रहे हैं ना जिसे आपने सबसे ज़्यादा पनिशमेंट दी थी। इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं हाँ अनंता, वो मेरा सबसे होनहार बच्चा था। मैं उसे हमेशा से ही पनिशमेंट जानबूझकर देता था क्योंकि उसे मैंने पहले ही पहचान लिया था। वो सबसे अलग था और उसके अंदर कुछ अलग करने का लगन तो मैंने बहुत पहले ही देख लिया था, इसलिए ही तो मैं उसे अपने साथ लेकर गया था। और आज उसने ये साबित भी कर दिया कि जो भरोसा मैंने उस पर सालों पहले किया था वो गलत नहीं है। वो मेरे उस भरोसे पर पूरा का पूरा टिका रहा। अपने पापा की इस बात पर अब अनंता कहती है पता नहीं पापा, आपका काम आप ही जाने, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। दिखाई कुछ देता है लेकिन होता कुछ है। अनंता की ये बात सुनते ही अब गुरुदेव कहते हैं हाँ तुम इस बात को अभी अपने तक ही रखना था कि किंग कौन है, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं और तुम जानती हो कि किंग कौन है, लेकिन हाँ ये किसी और को पता नहीं होना चाहिए। मेरी आंखों ने एक बहुत ही बड़ा सपना देखा था कि पीरामल रियासत एक बार फिर से उठकर खड़ी हो, क्योंकि जो पीरामल रियासत हमारी ख़त्म हो चुकी थी मैं उसे फिर से खड़ी होते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन हाथों में मैंने अपना सब कुछ सौंपा है वो सिकंदर ये काम जरूर करेगा, उसके अलावा इस काम को कोई तो कर ही नहीं सकता है। गुरुदेव की इस बात पर अब अनंता कहती है लेकिन पापा आपने तो राजेश्वर जी को क्यों नहीं चुना था? वो तो हमेशा से ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी हर बात भी मानते हैं, तो फिर आपने उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों की? अनंता की इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें उसका मकसद था। मैं नहीं जानता कि मेरा कौन सा स्टूडेंट कैसा था। वो किसी एक मकसद से हमेशा से ही मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता था। इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, लोगों को पहचानने का हुनर भी है मेरे अंदर, समझी मेरी बच्ची? इस बात पर अब अनंता कहती है हाँ मैं समझ गई पापा। इधर गुरुदेव यहाँ पर अब कुछ देर रुकने के बाद अब वो अपने फिर से आश्रम की तरफ जाने लगते हैं।
इधर अनंता भी अपने मन में ही सोचती है कि अब कैसा दिखता होगा वो सिकंदर। अरे वो आटा आटा प्रेमी, क्योंकि अब ये सोचते हुए ही जब उसे वही फिर से आटे वाली बात याद आ जाती है कि उस दिन वो कैसे आटे को बड़े मज़े से पीस रहा था। ये कहते हुए ही अनंता फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। देखते ही देखते ऐसे दिन बीत रहे थे और यहाँ राजेश्वर के मन में गुरुदेव के लिए अब नफरत बढ़ती जा रही थी। भले ही वो अभी कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन अब उसकी नफरत बड़ा रूप लेती जा रही थी। तो वहीं किंग भी अभी अपने एक एक्सपेरिमेंट में बिजी थे। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक रात का वेट करना था। तो वहीं अनंता वहां पर अब अपने रूटीन से आ जाती है और वो पूरे ही आश्रम में देखने लगती है। जैसे ही वो वहाँ पर पूरे आश्रम में देखती है तो तभी उसके दिमाग में सिकंदर को परेशान करने की मस्ती सूझी। इसलिए वो अब वहाँ पर खाना बनाने वाली अम्मा से कहती है, मिस्टर किंग कहाँ पर हैं अम्मा। अब अनंता की इस बात पर अब एक स्टूडेंट उस खाना बनाने वाली अम्मा के बोलने से पहले ही कह देता है कि वो तो अपने किसी एक्सपेरिमेंट में बिजी है और हाँ वो ऊपर वाले रूम में है। उसकी ये बात सुनते ही अब अनंता उस रूम की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो उस रूम में आती है तो वो सोचती है कि किंग तो दूसरी तरफ है, थोड़ी मस्ती करती हूँ। ये कहते हुए ही अनंता अब टेरेस पर आ जाती है और वो कुछ आवाजें निकालने लगती है। इधर कुछ ही देर में पंछियों का एक झुंड उनके सामने आ जाता है, क्योंकि अनंता को पहले से ही पंछियों से बात करने की और उनके जैसी आवाजें निकालना आता था। तो अब यहाँ पर वो उन सभी पंछियों से कहती है कि जल्दी से सब अंदर जाओ और किंग को परेशान करो, क्योंकि वो अपना कोई काम कर रहे हैं। इधर अनंता की ये बात सुनते ही वो पंछी अब उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं किंग अभी अपने एक एक्सपेरिमेंट में ही बिजी थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। इधर कुछ ही देर में वो उस रूम में जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अनंता के भेजे हुए कुछ पंछी आ जाते हैं और वो सभी अब एक एक करके नीचे बेहोश होके गिरते जा रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे वो पंछी इस रूम में आए तो वहाँ पर वो अपने आप ही बेहोश हो रहे थे। इधर जैसे ही अनंता ने वहाँ पर आकर ये सब देखा तो अब वो उन सबको देखकर बहुत ही दुखी होती है और वो अब अपने मन में ही कहती है, ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। अरे ये मजाक में कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया ना, क्योंकि देखो ये बेचारे इन बेजुबानों की क्या गलती थी, इनकी कैसी हालत हो गई। यही सब सोचकर वो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि कुछ पंछियों ने तो यहाँ पर अपना दम ही तोड़ दिया था। अब इन्हें इस तरह से मरा हुआ देखकर उन्हें आज पहली बार अब खुद से ही बहुत ही नफरत हो रही थी कि आखिर अनंता ने ये सब क्यों किया। आखिर खेल खेल में उसने ये क्या कर दिया था। उसने कुछ बेजुबान पंछियों की मौत का वो कारण बन गई थी। अब तक यहाँ पर किंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जब वहाँ पर नीचे देखते हैं, जब उनका नीचे जमीन पर ध्यान जाता है तो यहाँ पर किंग भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और अब वो जब और सामने देखते हैं तो वो वहाँ पर अनंता उन्हें सामने खड़ी दिखाई देती है। इसलिए किंग अब अनंता से कहते हैं, ये सब पंछी यहाँ पर कैसे आए। अब यहाँ पर किंग की इस आवाज़ को सुनकर अब अनंता अपने ख्यालों में इतना गुम थी कि उसे एहसास भी नहीं होता कि उन्हें कोई आवाज़ दे रहा है। अब उस आवाज़ को सुनकर अब अनंता कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए ही अनंता वहाँ से भागने लगती है। तो वहीं किंग अब उन सभी को एक एक करके नीचे लेकर जाने लगते हैं और उन्हें आराम से और उन्हें उस आश्रम के पीछे दफन कर देते हैं, क्योंकि जो पंछी अभी यहाँ पर अपना दम तोड़ चुके थे वो अब वहाँ पर दफना देते हैं और साथ के साथ वो उनके ऊपर अब एक एक पौधा भी लगाने लगते हैं। इधर यहाँ पर ये बात कहते हुए अब ये बूढ़ी अम्मा भी अपने ख्यालों से तब बाहर आई जब उनके कानों में अब धनंजय पीरामल की आवाज़ आती है और अब धनंजय पीरामल अब बूढ़ी अम्मा से कहते हैं,
तो इसका मतलब ये है कि किंग यानी कि सिकंदर पीरामल के चेहरे को बहुत कम लोगों ने ही देखा है। अब धनंजय की इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। हमारे राजा साहब दूर की सोच रखते थे। जहाँ सभी को लग रहा था कि वो तो सिकंदर से नफरत करते हैं, लेकिन सच सच तो कुछ और ही था। अब महेंद्र पीरामल उनकी इस बात को सुनकर कहते हैं, वैसे इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी अम्मा, ये भी तो बताइए ना। वो बेचारी अनंता, अरे वो नाजुक सी कली और वो खड़ूस बुड्ढा। अरे मुझे बड़ा ही जिज्ञासा हो रही है उनकी प्रेम कहानी को जानने की। मेरा मतलब है कि आपके भगवान किंग इधर। जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने महेंद्र पीरामल के मुंह से ये सब सुना तो अब वो यहाँ पर बूढ़ी अम्मा कहती है, अनंता के पापा उसकी हमेशा से ही तारीफ करते थे और किंग भी गांव में जो भी गलत होता था वो तुरंत ही आवाज उठाते थे, पहले प्यार से और फिर अगर कोई ना माने तो फिर वो मार कर। इधर बूढ़ी अम्मा की ये बातें सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अब तक की कहानी से तो यही लगता है कि आपके गुरुदेव को राजेश्वर पीरामल की नीयत के बारे में शायद पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। तो क्या खुद किंग को भी अपने भाई के बारे में पता चल गया था? ये थोड़ी अजीब बात है ना। आगे क्या हुआ अम्मा, क्या आप हमें आगे बताएंगी? धनंजय की इस बात पर अब बूढ़ी अम्मा कहती है, सूरज ढलने को है, दिया बाती का टाइम हो गया है, मैं बस वो करके आती हूँ। इधर बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे उनकी लव स्टोरी तो बता कर जाती ना अम्मा, किन जालिमों ने उन लव बर्ड्स को मार दिया। अरे बेचारे मारे गए वो तो। इधर ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं याद दिलाऊं तुझे कि किंग को किसने मारा और कैसे। अब यहाँ पर ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं कि उसमें मेरा हाथ नहीं था। कुछ वक्त तक इन सभी के बीच में ऐसे ही खामोशी थी। इधर लंदन में दूसरी तरफ रेखा मूर्ति के महल में रोहित की बाहों में सो रही अनिका की जब आंखें खुली तो रोहित को सामने देखकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो रोहित को बड़े ही शिद्दत के साथ निहारने लगती है। इधर कुछ देर तक रोहित को निहारने के बाद अब अनिका यहाँ पर रोहित के गालों पर एक किस करती है तो वहीं रोहित भी अब अनिका को कसकर पकड़ लेता है और इससे पहले कि अनिका संभल पाती उसे अपने करीब खींचकर अनिका के गालों पर एक किस कर देता है, क्योंकि अनिका ने सोचा था कि रोहित शायद सो रहा है, इसलिए अनिका ने तो उसे एक किस कर दी थी। लेकिन वो जैसे ही उठने वाली तभी रोहित ने भी उसे भी खींच लिया था और अब वो उसे किस करते हुए ही अब वो उसे अपने गले से लगाकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। इधर रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, 7 कॉफी पिए अगर मिस्टर मारवा आप फरी हैं तो। इस बात पर अब रोहित कहता है, किंग तो फरी ही है और आपके लिए तो हमेशा ही। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, काश ये कभी सच होता मिस्टर मारवा। एनीवे अब चलिए उठकर फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम टेरेस में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद अभी वो दोनों फ्रेश होने के बाद अब अपनी बालकनी में बैठ जाते हैं और वो दोनों भी साथ में अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ कॉफ़ी पीते पीते हुए अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, क्या तुम करोगी? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ बोलिए ना मिस्टर मारवा, कैसी हेल्प? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका तुम्हें याद तो है ना जब माँ मुझसे नाराज थी तो तुम्हारी ही वजह से मुझे सच पता चला था। अब अनिका रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, आपको आयशा माँ से क्या जानना है? इस बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है, अनिका मुझे अब सब कुछ जानना है, जो कुछ भी उन्होंने हमें अब तक बताया नहीं है। क्योंकि रोहित अब यहाँ पर नताशा वाले सच के बारे में बात कर रहा था। इधर ये रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है,
क्या बात है रोहित, रोहित सब ठीक तो है ना? इस बात को सुनकर अब रोहित अनिका को एकदम से जोर का हक कर लेता है और अब हक करते हुए कहता है, तुम्हारे नाना ने मेरी माँ को जिंदा जलाने की कोशिश की थी अनिका, और मुझे इस बात की अब तह तक जाना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारे नाना जी मेरी माँ को जिंदा जलाना चाहते थे। जब मुझे इस बात के बारे में पता चला नानी का, मुझे बहुत ही दुख हुआ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका को भी अपनी आयशा माँ की वो बात याद आ जाती है कि जब उन्होंने अनिका से कहा था कि वो उसके नाना से नफरत करती है, क्योंकि जब वो यहाँ पर अभी क्योंकि वो यहाँ आने से पहले जब वो किंग के पैलेस में गई थी तो वो खेल खेल में आयशा मारवा से कुछ सवालों के जवाब चाहती थी। तब जब उन्होंने नफरत शब्द बोला था तो उन्होंने उसके नाना का नाम यानी कि यशवंत मल्होत्रा का नाम लिया था। इधर रोहित अब अनिका को हर वो बात बताने लगता है जो कि उसे उसकी मासी ने कहा था। वो उसे बताता है कि कैसे नताशा ने उसे कहा था कि वो ये सब कुछ अपनी माँ से जाने। इधर रोहित से ये सारी ही बातें सुनने के बाद अब अनिका को समझ आता है कि आखिर क्यों किंग ने मल्होत्रा फार्मेसी को बर्बाद करने का फैसला लिया, क्योंकि अब वो समझ जाती है कि शायद किंग को ये पता लग गया होगा कि यशवंत मल्होत्रा ने उसे मारने की जिंदा जलाने की कोशिश की थी। इसलिए उस बात को सुनकर शायद किंग उस समय बौखला गए होंगे। इधर अनिका अब रोहित को खुद से अलग करते हुए ही अब अपने दोनों ही हाथों को अब रोहित के गले में रखकर उसे एक फोरहेड किस करती है और उसके आंखों में अब जमे हुए आंसुओं को पूछते हुए अब वो उसे कहती है, मिस्टर मारवा आप चिंता मत कीजिए, आयशा माँ को जितना सफ़र करना था ना वो अपनी लाइफ में कर चुकी है, लेकिन अब आगे नहीं, आपका काम हो जाएगा मिस्टर मारवा, मैं इस बारे में ज़रूर पता लगा लूँगी। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, वो तो मुझे भी पता है अनिका कि अगर मेरी अनिका कुछ पता लगाने की ठान ले ना तो फिर वो जरूर ही पता लगा लेगी। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, वैसे तो अगर किंग चाहे तो वो भी पता लगा सकते हैं अपने लेवल पर, उसे कुछ किंग से थोड़ी ही ना कुछ छुप सकता है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका मैं कर तो सकता हूँ, वैसे तुम्हें एक बात पता है कि हमारे पापा लोग इस वक्त कहाँ हैं, क्या तुम ये जानती हो? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा मैं जानती हूँ, वो इस समय बेंगलोर के पास एक गांव में है। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, तो क्या सोचती हो तुम, हम भी चले वहाँ पर? वो क्या है ना कि करण पापा अभी भी गिल्ट में हैं कि उनके हाथों से मेरी जान चली गई, और वो क्या पता वहाँ पर तुम्हें कोई काम भी कोई काम आ जाए। ये सुनते ही अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो उस केमिकल को बनाने के लिए उस हिल पर भी तो जाना है जिसके बारे में कविन अनंता ने उसे कहा था। अगर मैं वहां पर नहीं गई तो नेत्रा को कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में भी तो पता नहीं लगा सकते। अनिका को इस तरह से अपने ख्यालों में खोता हुआ देखकर अब रोहित अनिका से कहता है, क्या हुआ अनिका, क्या सोच रही हो तुम? रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, कुछ नहीं मिस्टर मारवा, वो मुझे आपको कुछ बताना है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ तुम्हें क्या बताना है अनिका बताओ। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका भी रोहित को सब कुछ बताने लगती है। इधर ये सारी ही बातें सुनकर अब रोहित कहता है, भूमिका ठीक तो है ना, क्योंकि अनिका भी यहाँ पर मनाली में जगजीवन हॉस्पिटल में जो कुछ भी हो रहा था और वहाँ पर किस तरह से भूमिका की जान पर बनाई थी, अनिका अब रोहित को वो सारी ही बातें बता देती है। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा अब भूमिका ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि हमने समय रहते सब कुछ ठीक कर लिया था। और एक बात और मिस्टर मारवा, निखिल को भी उस सर जी ने बंदी बना दिया था। एनीवे अभी निखिल भी ठीक है, और हाँ मैं निखिल से बात कर आती हूँ कि आखिर वो उन लोगों के जाल में कैसे फंसा, क्योंकि अनिका ने अब तक भूमिका और निखिल वाली बात दोनों ही रोहित को बता दी थी। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है,
रुको अनिका, अगर तुम निखिल के साथ पास जा रही हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो उनके जाल में कैसे फंसा। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, फिर तो हम सावर ले लेते हैं और उसके बाद ही हम दोनों चलते हैं। ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित के साथ बालकनी से अंदर अपने रूम में आ जाती है और अब वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर साथ ही रोहित के कपड़ों को भी खुद ही निकाल देती है और वो रोहित से कहती है, क्या आप सावर करने के लिए मुझे साथ में ज्वाइन करेंगे। इधर अनिका का ये ऑफर सुनते ही अब रोहित बस फटी हुई आंखों से अनिका को ही देख रहा था और अब वो कहता है, अनिका तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अनिका अब रोहित को गुस्से में देखती है और वो उसे कहती है, अब फिर बोलना तुम के रोमांस के लिए आई हेट यू। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने पैरों को पटक पटक कर बाथरूम की तरफ जाने लगती है तो वहीं रोहित अनिका के पीछे पीछे दौड़ कर आता है और कहता है, बुरा मत मानो अनिका, मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि आज सूरज शायद पश्चिम से उदय हुआ है। और ये कहते हुए ही वो उसे पीछे से हक करते हुए उसे बाथरूम में लेकर जाता है और इधर कुछ ही देर के बाद वो दोनों अभी शावर लेकर आते हैं और वो रेडी होने लगते हैं। रेडी होने के बाद वो दोनों अभी अपने रूम से बाहर निकलकर हॉल में आ जाते हैं तो भी यहाँ पर सभी ब्रेकफास्ट के लिए उनसे पहले से ही यहाँ पर आए हुए थे। अनिका और रोहित यहाँ पर आने के बाद अब अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ रोहित अब रेखा मूर्ति से कहता है, रिया कहाँ पर है माँ, रिया कहाँ पर है। रोहित की ये बात सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है, वो तो सो रही है। उनकी ये बात सुनते ही अनिका कहती है, सबकी नींद खराब करके अब वो लड़की खुद सो रही है, वैसे जगाइए हमारी उस सुपर गर्ल को। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अरे सोने दो ना अनिका उसे, जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो वो खुद ब खुद ही उठ जाएगी ना। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि बड़ी चिंता है ना आपको अपनी प्रिंसेस की नींद की, थोड़ी चिंता अपनी कविन की भी कर लीजिए मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, मैंने कब तुम्हारी चिंता नहीं की है अनिका, एक बार मुझे बताना तो। रोहित की इस बात पर अब रोहित की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कल रात तुम्हारी प्रिंसेस ने हम सभी की नींद खराब कर दी थी और तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं। वैसे अनिका, मेरे ख्याल से तुम्हें रिया को आर्यन के पास ही भेज देना चाहिए, वहाँ वो ज़्यादा अच्छे से रहेगी क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन भी सीख जाएगी। स्वाति की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। इधर ही उन दोनों माँ बेटी की ये बात सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है, रिया यहीं पर ही रहेगी, ये उसका ही तो घर है और वो यहीं रहेगी। इधर अब उनकी ये बात सुनकर अब रोहित भी रेखा मूर्ति को ही सपोर्ट करते हुए ही कहता है, मेरे ख्याल से रिया को यहीं रहना चाहिए, क्योंकि रोहित और रेखा मूर्ति दोनों ही चाहते थे कि रिया उन्हें छोड़कर यहाँ से कहीं भी ना जाए। इधर कुछ देर तक वो सभी अब अपना अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर के बाद अनिका और रोहित दोनों ही अब निखिल के साथ उसके रूम की तरफ निखिल के से मिलने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहां जाने के बाद अब अनिका निखिल से कहती है, क्या हुआ था निखिल तुम्हारे साथ। देखो निखिल, मुझे सब कुछ जानना है कि आखिर तुम्हें किडनैप कैसे किया गया। अनिका की इस बात पर अब निखिल कहता है, अनिका मैडम, उस दिन मैं उस बुक को ढूंढने के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी में पहुंच गया था और मैं उस लाइब्रेरी के कंप्यूटर को भी मैंने वहां जाकर हैक कर लिया था, जिसमें सारे के सारे बुक्स के रिकॉर्ड होते हैं। और पता है, कुछ ही देर के बाद मुझे वो बुक भी मिल गई थी और मैं उस बुक को लेकर उस लाइब्रेरी से निकल भी गया था। सब कुछ यहाँ पर जैसे मैंने प्लान बनाया था वैसे ही हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से किसी ने वहाँ पर
मेरे ऊपर काला कपड़ा डाल दिया। इससे पहले कि मैं कुछ भी कर पाता मैं उनके कब्जे में हो चुका था कि मुझे कुछ भी उस कपड़े की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था और उस समय मेरे मुंह को भी दबा दिया गया था और मुझे दूसरी तरफ लेकर वो लोग जाने लगे थे और कुछ ही देर के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था क्योंकि उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था। शायद उस कपड़े में ही उन्होंने मुझे कोई केमिकल सुंघा दिया था या फिर बेहोश होने के लिए कोई दवा। ये सारी ही बातें सुनकर अब अनिका कहती है, इसका मतलब कि उनकी नज़र तुम पर बहुत पहले से ही थी। उन्हें शायद ये पता था कि तुम वहाँ पर हो। ये सारी ही बातें सुनकर अब रोहित भी कहता है, क्या वाकई में ये जाल निखिल के लिए ही बिछाया गया था? क्योंकि अनिका, अगर ऐसा होता तो निखिल को उसी वक्त मार दिया जाता। वो ब्लैक कैट आने का वेट ही नहीं करते क्योंकि जब उन्हें ये पता चल गया था कि वो निखिल किसी बुक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे वहीं पर भी तो खत्म कर सकते थे। और अगर ध्यान से सोचे तो अनिका के फ़ोन पर उस वीडियो का आना, इसका तो यही मतलब है ना कि वो लोग वहाँ पर अनिका गुलेरिया के आने का वेट कर रहे थे। तो वो तो उन्हें उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी कि वहाँ पर अनिका गुलेरिया वहाँ नहीं गई। शायद अनिका उन्होंने यही सोचा होगा कि वो निखिल को किडनैप करके तुम्हें वहाँ पर बुलाएंगे। रोहित की ये सारी ही बातें सुनने के बाद अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, शायद आप सही ही कह रहे हैं। मैंने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं कि उनका मकसद क्या हो सकता है। ये कहते हुए ही अनिका अब कहती है, निखिल, मेरे ख्याल से अब तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट के केस को ज्वाइन करना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हारी अब वहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ का काम अब मैं संभालती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी कहता है, अनिका, वहाँ तो जॉन और एनी है। मेरे ख्याल से निखिल को हमारे पापा के साथ होना चाहिए। उनको शायद निखिल की ज़रूरत पड़ सकती है। इधर ये सारी ही बातें सुनकर अब निखिल कहता है, मैडम, मेरे ख्याल से सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे उन्हीं लोगों को ही ज्वाइन करना चाहिए। इधर ये सारी ही बातें सुनकर अब अनिका अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है और वो अब अपने फ़ोन से अब एक मैसेज टाइप करने लगती है और उस मैसेज को टाइप करने के बाद अब वो उस मैसेज को सेंड कर देती है। इधर अपना काम करने के बाद अब अनिका कहती है, ठीक है, फिर हमने जो डिसाइड किया है हमें वो कर लेना चाहिए। हमें वहाँ के लिए निकलना चाहिए। और निखिल, तुम अब अपना चेहरा कवर कर लेना क्योंकि अब तुम खुले चेहरे के साथ ऐसे नहीं रह सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। अब तक उस सर जी ने किंग की ताकत देखी है, अब वो देखना वो कविन की ताकत देखेंगे। अब मैं उन्हें मजा चखाती हूँ। ये सुनते ही अब रोहित भी कहता है, क्या तुम्हें पता है महारानी कौन है? ये सुनते ही अब अनिका अपनी बात को संभालते हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा, महारानी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, अपने किंग की कविन तो मैं ही हूँ ना, तो बस इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। अब यहाँ पर अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित अनिका से कहता है, ओह सच में? तो चलो हम भी चेंज कर लेते हैं रानी साहिबा। अब इस बात पर अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो दोनों अभी अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों अपने रूम में आते हैं तो रोहित अब अनिका से कहता है, अनिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस बात पर अब अनिका भी कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो कब से सुनना चाहती हूँ कि मेरा ये किंग मुझे सब कुछ बता दे क्योंकि ना जाने कितने ही ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपने मुझे अभी तक बताए ही नहीं हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम नानी माँ को कब से जानती हो अनिका? रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर मारवा? इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका, एक बात है, बस इसीलिए ही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये सुनकर अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, अगर मैं सच कहूँ तो मैं इतने सालों से एक गलत फहमी में थी।
मैं जिसे इतने सालों से डॉक्टर अमृता रायकुला समझ रही थी वो तो थी ही नहीं। और मुझे अभी यहाँ आने के बाद पता चला है कि मिसिज रायकुला तो कोई और ही थी। इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या पता चला है? कौन था फिर एक्चुअल एक असली चेहरा? यहाँ इससे पहले कि अनिका रोहित की बात का कोई भी जवाब देती कि तभी अचानक से अनिका का फोन अब बजने लगता है। अनिका जैसे ही अब अपने फोन की स्क्रीन को देखती है तो ये वही नंबर था जिस पर अनिका ने अभी अभी मैसेज किया था। अब अनिका अपने फोन को उठाकर कहती है, हेलो। अब अनिका की इस बात पर अनिका को सामने से आवाज आती है, आपका काम हो जाएगा मैडम, बहुत जल्द, और वो भी आपकी भेजी हुई लोकेशन पर आपको वो मिल जाएगा। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, गुड जॉब एंड वेल डन, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। इधर कुछ देर बात करने के बाद अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है।